फॉलिकल में जस्ट तुरंत कन्वर्ट होता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब कोई एडिशनल लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की सेल्स हैं, कौन सी सेल्स? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की ये जो लेयर है, इनकी सेल्स डिस्प्लेस होकर एक कैविटी बनाने लगती हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। क्या बनाती हैं? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम है एंट्रम। क्या बोलते हैं इसको? एंट्रम। मीन्स सेकेंडरी किसका? फॉलिकल में एंट्रम का डेवलपमेंट शुरू हो जाए, दैट फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल। अब यही एंट्रम जो होगा और अपना साइज बड़ा कर लेता है, जो कुछ ऐसा साइज का हो गया। आप देखोगे तो एंट्रम का जो इस कैविटी का स्पेस साइज है वो कुछ इतना हो गया। इसको बोल देते हैं मैच्योर फॉलिकल या फिर दैट इज़ अ ग्राफियन फॉलिकल। एंट्रम बस अपना क्या करेगा? साइज इंक्रीज कर लेगा। फ्लूइड फिल्ड कैविटी। मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की सेल्स डिस्प्लेस हुई हैं। कुछ सेल्स इस एग के ऊपर हैं, कुछ थीका एक्सटर्ना और इंटरना के नीचे हैं। कैविटी बन गई, जैसे बॉडी कैविटी बनी थी। मैच्योर फॉलिकल, टर्शियरी नहीं, मैच्योर फॉलिकल। और मैच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है। हाँ, मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। साइज इंक्रीज होता है, इसकी वजह से इनकी जो लेयर्स हैं, ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की लेयर थिन होने लगती हैं और ये थिन होएगी और उसके बाद जो एग है वो इसेंट्रिकली आके प्लेस्ड होता है। इसेंट्रिकली मतलब सेंटर में नहीं, सेंटर के किसी एक तरफ, है ना, पेरीफेरी की तरफ। और फिर जो जब ही एग रिलीज होने का टाइम होता है, आता है, तो आसानी से एग यहाँ इन थिन लेयर्स ऑफ द मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा को रप्चर करके बाहर आ सकता है। तो इसलिए एंट्रम जितना डेवलप होगा उतना, एंट्रम का डेवलपमेंट इसलिए होता है मेनली। तो लिखना आगे, लिकर फॉलिकुली लिखा, लिख लो आगे एक पॉइंट। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एंट्रम, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एंट्रम, मेम्ब्रेन बिकम थिन एंड oocyte lies eccentrically. Membrane become thin and oocyte lies eccentrically. ये वर्ड लिख लेना, eccentrically, टूवर्ड पेरीफेरी ब्रैकेट में लिख लेना अगर कभी कंफ्यूजन होता है। That is surrounded by some ग्रैनुलोसा सेल्स। ये किससे सराउंडेड होता है? oocyte ग्रैनुलोसा सेल से सराउंडेड होगा। एंड दैट ग्रैनुलोसा सेल्स कॉल्ड क्यूमुलस ओफोरिकस, एंड या फिर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ओफोरस। ये वर्ड कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान से लिखो और इसको समझो। सम granulosa cells called cumulus ophoricus या फिर ophorus। यहाँ देखना इस डायग्राम में, फिर आप लिखना इधर। ये जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की सेल्स हैं, एक्चुअली जो ये अटैचमेंट होता है इसकी मेम्ब्रेना oocyte के इस मेम्ब्रेन से oocyte को अटैच करता है जो हिस्सा, इसको बोला जाता है oophorus। या इस पूरे लेयर को आप बोल सकते हो oophorus। यहाँ पे जो लिखा है क्यूमुलस oophorus, एंट्रम बनाना है, oophorus बोलना है। ये लेयर्स पूरी एक है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की सेल्स ही। ये मत सोचना कोई अलग से सेल है, ये सेल किसकी है? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की। इसको बोल दिया कोलुमिनस oophorus। इतनी बात लिख लो। एंड जब ये oophorus का डेवलपमेंट हो जाता है तब उसको बोल दिया जाता है मैच्योर फॉलिकल। तब उसको क्या बोलेंगे? मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल।
तो ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर आपसे ना शॉर्ट नोट में कई बार मिलेगा, सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल का नाम कि इनको एक्सप्लेन करो, तो इनके सारे लेयर्स को एक्सप्लेन करना है, एंट्रम लिखना है और ओवोफोरस ज़रूर लिखना है, एंड दैट इज़ द मैच्योर फॉलिकल, ये बात लिखनी है। यही एग रिलीज़ करता है, यहीं से क्या होगा, जिसे आपने एक वर्ड लिखा था ओवल्यूशन, तो ये जो साइक्लिक चेंज है ना उसमें प्रीमोडियल फॉलिकल से ये डेवलपमेंट पूरा होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, एंड ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस द एग आउटसाइड द ओवरी। ठीक है, अभी वो साइकिल से जब आप मैच करोगे तो बात समझ आ जाएगी। लिखो, ये पॉइंट नोट करके लिखना। आफ्टर 13 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये कई बार आएगा। आफ्टर 13 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रैकेट में लिखना ऑन 14th डे, ऑन 14th डे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आइडियली 28 डेज की है तब, नहीं तो ये ड्यूरेशन चेंज होता रहता है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, वो बाद में भी बताऊंगा। ऑन 14th डे व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आइडियल, दैट इज 28 डेज, ब्रैकेट में ही लिखना क्या, ऑन 14th डे व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आइडियल, ब्रैकेट बंद करके लिखो। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड एंड रिलीज सेकेंडरी ओवोसाइट, रिलीज सेकेंडरी ओवोसाइट इनटू पेरिटोनियल कैविटी, फिर पेरिटोनियल कैविटी से कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो एग रिलीज हुआ वो किस फेज में है, देख लो, मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड है। मियोसिस फर्स्ट हो चुका है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकेंड शुरू हो गया है, बट मियोसिस सेकेंड मेटाफेज में आके अरेस्टेड है। अब इसके बाद का डिवीज़न कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म नहीं आता है तो क्या होगा, ऐसे ही ये सेल मर जाएगी। ठीक है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओवोसाइट ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके बाहर आ गया, एंड दैट इज द एग। ठीक है, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल का, वो क्या करता है वो समझना है। बचा हुआ स्ट्रक्चर का मतलब मेनली एक्चुअली सेल्स ऑफ मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। किसकी सेल्स, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। वो देखो इधर, ये आप डायग्राम बना लो और उसके बाद एक ये हेडिंग बात करें, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम का मतलब क्या है वो समझो। जो अभी आपने फॉलिकल्स का डेवलपमेंट पढ़ा है, प्रीमोडियल फॉलिकल टू मैच्योर फॉलिकल, ये जब तक ये डेवलपमेंट चलता है, या हम कह लें कि बिफोर ओवल्यूशन, मैच्योर फॉलिकल से रप्चर होके एग रिलीज हो जाए, उसके पहले तक ये स्ट्रक्चर अवैस्कुलर होता है। कैसा होता है, अवैस्कुलर, मतलब इनमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती। ये अवैस्कुलर है, बोले तो ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं है ना। इनको नरिशमेंट मिलता है इन्हीं की सेल्स से, जो इनको कॉर्टेक्स की सेल कवर करा हुआ जो सारा स्ट्रक्चर बनाया है, उन्हीं सेल से ये नरिशमेंट ले रहा होता है। जब एग रिलीज हो जाएगा, ये एग रिलीज हो जाएगा, अब उसके बाद ये बहुत तेजी से इसमें क्या डेवलप हो जाता है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्या बनेगा, ब्लड वेसल्स बहुत तेजी से डेवलप होती हैं, और ब्लड वेसल्स डेवलप होने के बाद इस स्ट्रक्चर का नाम रख दिया जाता है, एक वर्ड यहाँ पे देखो, कॉर्पस हीमोरेजियम। क्या बोलेंगे, कॉर्पस हीमोरेजियम। वर्ड किस, हीमोग्लोबिन याद होगा, हीमेटोलॉजी याद होगा, ब्लड स्टडी को बोलते हैं। तो हीमोरेजियम का मतलब यहाँ पे हीमो वर्ड लिखा गया ब्लड के लिए, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, या हम कहें कि ब्लड वेसल्स की सेल्स, ब्लड वेसल इसमें बहुत रिचली ग्रो कर जाता है। किसमें, इस ग्रैनुलोसा की सेल्स में। किसकी सेल्स में, ग्रैनुलोसा की सेल्स में। और उसके बाद ये तब इसको, ये कॉर्पस ल्यूटियम का इनिशियल स्टेज है। फिर उसके बाद इनके सेल्स में, ये ग्रैनुलोसा की सेल्स में एक ग्रैन्यूल बनता है जिसका नाम है ल्यूटिन। क्या नाम है,
ल्यूटिन, एक ग्रैन्यूल या हम पिगमेंट बोलें तो ल्यूटिन का फॉर्मेशन होता है एंड इट गिव्स इट येलो कलर, और ये इसको कैसा कलर देता है? येलो कलर। जैसे हीमोग्लोबिन रेड है, ये येलो कलर देता है, और इस वजह से जो ग्रैन्युलोसा की सेल्स हैं ल्यूटिन बनाती हैं, तो तब इसको बोल दिया जाता है ल्यूटियल सेल्स। ठीक है, और ल्यूटियल सेल्स सिक्रीट करती हैं एक दूसरा फीमेल हार्मोन जिसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाई कॉर्पस ल्यूटियम, बट इसका अमाउंट बहुत कम होता है। मेनली ये सिक्रीट करता है किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन सिक्रीशन क्या याद रखना है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का रोल एक मैं अभी बता रहा हूँ, आगे भी आपको पता चलेगा। दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। अभी ये क्या करता है एग्जैक्टली वो आप देखो यहाँ पे है। Progesterone hormone maintain pregnancy and repair the wall of uterus and make its surface adhesive to help in implantation. एग रिलीज हुआ है, एग रिलीज के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? यूटरस की इनर वॉल जो आपने पढ़ा था एंडोमेट्रियम, उसको, उसकी थिकनेस को मेंटेन करना, उनकी लेयर को मेंटेन करना, उनको एडहेसिव बनाना। अब अगर वो एग फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ होना होता है? इसी एंडोमेट्रियम में होना होता है। एडहेसिव होगा तभी जाके जाइगोट उससे एडिस करेगा और इम्प्लांट होगा। और इस हार्मोन का काम यही होता है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना। एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड है तो मतलब जो एग है वो इम्प्लांट होगा, फीटस का डेवलपमेंट होगा और फर्दर डेवलपमेंट चलेगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या? प्रेगनेंसी हार्मोन। और ये तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जाइगोट, जाइगोट का क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन। अगर ऐसा नहीं होता, देखो यहाँ पे यस लिखा है तो यस पे क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बिकम स्टेबल फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के बाद मतलब कॉर्पस ल्यूटियम नेक्स्ट 9 मंथ तक वो एज इट इज़ बना रहेगा, वो डीजनरेट नहीं करेगा। और ये एम्ब्रियोनिक सेल्स बाय द हेल्प ऑफ 9 मंथ्स बाय द हेल्प ऑफ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ये एम्ब्रियोनिक सेल्स बनाती हैं ये हार्मोन। भाई आपके दिमाग में आई कॉर्पस ल्यूटियम कैसे मेंटेन रहेगा? तो ये एम्ब्रियोनिक सेल्स जो जाइगोट बना है, जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये एम्ब्रियोनिक सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करती है HCG। ये हार्मोन का काम होता है टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी में क्या करना? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। तो ये HCG किसका हार्मोन है? एम्ब्रियोनल सेल्स बनाती हैं। कौन बनाता है? एम्ब्रियोनल सेल्स बनाती हैं। इसी के ऊपर एक टेस्ट भी होता है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये सिचुएशन आएगी, कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे बना रहेगा नेक्स्ट कब तक? 9 मंथ्स तक। एंड देन आगे डिलीवरी के बाद फिर से वही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, डिलीवरी में मेंस्ट्रुएशन नहीं चलता, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डीजनरेशन आफ्टर अबाउट 9 डेज, मीन्स 14th डे पर एग रिलीज होता है। 14th डे के 9 दिन तक ये कॉर्पस ल्यूटियम लगभग रहेगा, मतलब साइकिल के लगभग 23rd डेज तक ये रहता है। एंड ये फिर डीजनरेट होना शुरू हो जाता है एंड कन्वर्ट होता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। एंड अबाउट 28 डेज पर ये बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुका होता है, मतलब इन फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे कम हो जाता है एंड ऑफ द साइकिल। और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या बताया था हमने? टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ही कम हो गया तो उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन ही नहीं रहा, तो वो लेयर मेंटेन कैसे रहेगी? नहीं रहेगी। एंड एंड ऑफ द साइकिल एंडोमेट्रियम गेट्स रप्चर एंड फ्लश आउट, ये होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो मतलब वो जो रप्चर होके मीन्स जैसे आप ब्लीडिंग फेज कहते हो, वो जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होता है दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट साइकिल। वो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई है। अभी उस पर आते हैं तो थोड़ा सा आपको उस पर टाइम लगेगा, तो ये बात आप लिख लो।
फॉर्मेशन ऑफ, एक तो पहले हेडिंग बनाओ, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फेट का मतलब क्या होता है? फॉलिकुलर एट्रेसिया, और ये सवाल इस पे बनते हैं। क्या बोला? फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया का मतलब समझना। फॉलिकुलर एट्रेसिया का मतलब क्या है? मैंने क्या बोला था? IUL में इनके जितने भी फॉलिकल्स बनने हो, जितने भी वो साइड बनने होते हैं वो बन जाते हैं। लगभग कुछ मिलियन में फॉलिकल्स इनके प्रेजेंट होते हैं ईच फीटल ओवरी, जब ये फीटस के फॉर्म में होते हैं, मतलब अपने माँ के यूट्रस में होते हैं तब। बट लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। जन्म के बाद प्यूबर्टी तक पहुंचने में बहुत सारा नंबर इनका क्या होता है? फॉलिकल का डीजेनरेट कर जाता है, एंड इसी को बोला जाता है एट्रेसिया ऑफ फॉलिकल। और प्यूबर्टी पर लगभग ये बात आप लिख चुके हो, 60 to 80,000 फॉलिकल्स ही बचे होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स एक ओवरी में बचे होते हैं। जो डीजेनरेशन है ओवेरियन फॉलिकल का, इसी को बोला जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया। लिख लो, डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल is termed as degeneration of ovarian follicle is termed as follicular atresia। और इसका पर्पस क्या है? इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका पर्पस क्या है वो लिखना। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ गैमीट प्रोडक्शन इन फीमेल। बाद ये नोट करके पॉइंट लिखना, ओनली 450 एग, 450 एग are produced by human female only 450 egg are produced by human female over the entire span of her life, her reproductive life। और जो लगभग यहाँ पे ये वैल्यू लिखना, जो लगभग 45 to 50 ईयर्स तक चलता है, इसके बाद एग रिलीज नहीं होता, फीमेल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब समझना है। एक ये साइक्लिक इवेंट है जो फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में चलता है 2 ऑर्गन्स में। कितने ऑर्गन्स में? 2 ऑर्गन्स में। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आइडियल पीरियड है वो 28-29 डेज का होता है, आइडियल, नॉर्मल। एबनॉर्मल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो एबनॉर्मल है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आइडियली जो हम अभी पढ़ेंगे वो 28 या 29 डेज का ही हम देखेंगे आइडियली, है ना। 2 ऑर्गन्स में ये चेंजेस चलते हैं, साइक्लिक चेंजेस। और साइक्लिक चेंज का मतलब क्या होता है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड दैट पॉइंट अगेन रिपीटेड, ठीक है, वो इवेंट फिर से रिपीट होता है। साइक्लिक चेंज का मतलब ये होता है। 2 ऑर्गन कौन से हैं? 2 ऑर्गन कौन से हैं? नाम सुनना ध्यान से। पहला ओवरी, दूसरा यूट्रस। कौन सा? ओवरी और यूट्रस। और पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। 3 मेन फेजेस हैं। पहला फेज है, देखो ये आपका एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा डे डिनोट करा गया है। यहाँ से एंड ऑफ द साइकिल है एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल है। ये पूरा साइकिल ऐसे लगभग 28 डेज का, नॉर्मली इतने दिन का होता है। एंड अगेन इवेंट, जैसे पहला इवेंट है मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग जिस दिन स्टार्ट होता है, हाँ ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम डिसाइड करेंगे, कब डिसाइड करें कि हाँ कोई साइकिल कब से स्टार्ट है, कब ख़त्म हो रही है। तो जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होता है दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ न्यू साइकिल या नेक्स्ट साइकिल बोलेंगे। तो नेक्स्ट साइकिल का स्टार्ट हो जाता है और ये ब्लीडिंग फेज चलता है लगभग 5 दिन तक, आइडियली ये 1 to 5 डेज। एंड देन उसके बाद का फेज कहा जाता है प्रोलिफरेटिव फेज या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन के पहले वाला फेज मीन्स जो आपने
जो आपने क्या पढ़ा कि प्रीमोडियल फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल से वो ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट जो पढ़ा है ना, वो इस दौर में होता है, इस फॉलिकुलर प्री प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। ओवरी में चेंज, ऐसे यूट्रस में भी चेंज चल रहा होता है। सारे दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हैं लेकिन पढ़ेंगे अलग अलग। यूट्रस में क्या चेंजेस होता है, मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो रप्चर होके बाहर ब्लड एंड फ्लेसेस के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ सारा बाहर हो जाता है, तो वो प्रोलिफरेट करता है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या करती है, इंक्रीज करती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है प्रोलिफरेटिव फेज। ओवल्यूशन के पहले वाला फेज है तो प्री ओवल्यूटरी फेज है। एंड इस साइकिल के 14th डे पर, कौन से पूरे साइकिल के 14th डे पर जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल है, वो एग रिलीज करता है। कौन से डे पर, 14th डे पर। आपने लास्ट में यही स्टेटमेंट लिखा था, आफ्टर 13 डे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीजेस सेकेंडरी ओवोसाइट, जो कि मेटाफेज सेकेंड पे अरेस्टेड होता है। ठीक है, कहाँ पे ये रिलीज करेगा, पेरिटोनियल कैविटी में। उसके बाद बन जाता है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, या देखो इसको नाम दे दिया गया क्या, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल सेल्स से बना होता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो नाम क्या दे दिया गया, ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज या फिर पोस्ट ओवल्यूटरी फेज इसको बोलते हैं। ओवल्यूशन के बाद वाला फेज है तो पोस्ट ओवल्यूटरी फेज। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन शुरू हो बढ़ता है तो दैट इज अ सिक्रीटरी फेज। और ये अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसके बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करना शुरू कर जाता है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जो एग रिलीज हुआ और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे ये साइकिल रिपीट नहीं होगी। नेक्स्ट क्या होगा, टिल 9 months, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती उसके बाद फिर से वहीं से रिपीट होना शुरू हो जाती है। इन जनरल नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन तो यही रिपीटिशन अगेन, ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करके लगभग ये 28 डे तक वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस एल्बिकेंस कोई हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। एंड कॉर्पस प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था, एंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन करना। जब प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन ही बॉडी में कम हुआ तो एंडोमेट्रियम कैसे मेंटेन रहेगी, एंड अगेन इट स्टार्ट्स रप्चर एंड वो फिर से मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में बाहर, एंड अगेन सेम साइकिल स्टार्ट, एंड अगेन ये चलता रहता है। ओवरी एंड यूट्रस दोनों में चेंजेस आपको समझने हैं, एक एक के बारे में हम बात करेंगे। अभी हार्मोनल कंट्रोल की हम बात नहीं करते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ पे, यहाँ पहुँच गया था जतिन, चलो इधर देखो। यहाँ मैं दोनों कंपैरिजन एक साथ आपको मिलेगा। फेजेस याद हो गए, पहला फेज क्या है, ब्लीडिंग फेज, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा ओवल्यूशन 14th डे पर होगा, एंड देन लास्ट वन इज द सिक्रीटरी फेज। मेन 3 फेजेस हैं। प्रोलिफरेटिव एंड सिक्रीटरी फेज के बीच में ओवल्यूटरी फेज भी कहीं कहीं पे आपको मिलेगा। देखो चेंजेस आपको देखने हैं कहाँ कहाँ पे, ओवरी में और यूट्राइन चेंजेस। फेज हम देखेंगे यहाँ पे, हार्मोनल चेंजेस देखेंगे, और ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं, इधर लिखा हुआ है। फेजेस, इनिशियल स्टेज किसका, ब्लीडिंग फेज का, लगभग ये 4 से 5 दिन तक चलता है। स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल टू 4th डे या स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल टू 5th डे। और इस इनिशियल स्टेज में, ब्लीडिंग फेज का इनिशियल स्टेज मतलब 1, 2, 3 दिन तक, पहले 2-3 दिन तक क्या होता है, GnRH, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर लो, बहुत कम होता है, क्योंकि लास्ट में देखो तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म है ना, GnRH का सिक्रीशन खत्म, फॉलिकल का डेवलपमेंट भी पूरा हो चुका होता है, कोई हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड इसमें क्या होता है, कंप्लीट डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इनटू कार्पस एल्बिकेंस, और कार्पस एल्बिकेंस कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता। अब ओवरी में ये चेंजेस होते हैं, ये कहाँ चेंजेस हुए, ओवरी में। अब इसका रिजल्ट, जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो यूट्रस की वॉल पर क्या पड़ेगा, ड्यू टू विड्रॉल ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स, याद रखना इसको, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर फॉर्म्ड इन यूटरस विच कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। इट लीड्स डिक्रीज ब्लड सप्लाई, किसमें,
स्ट्रेटम फंक्शनैलिस दैट इज द एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और इसका रिजल्ट क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई कम हो गई तो न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई सब कम हो जाएगा एंड देन ये उनकी सेल्स मरने लगती हैं और डीजनरेट कर करके बाहर। प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के बाद कौन सी होती है, मायोमेट्रियम, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एंड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो स्लगिंग ऑफ डेड एंडोमेट्रियल टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस विद ब्लड यूटराइन कैविटी थ्रू वेजाइना, ये यूटराइन कैविटी से वेजाइना के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाता है। ये होता है ब्लीडिंग फेज में, किसकी वजह से, मेन कंपोनेंट याद रखना है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लड सप्लाई कम करा, उसके साथ साथ मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करवाया, ब्लड सप्लाई कम हुआ तो सेल्स मरने लगेंगी और सेल्स मरी तो वो बाहर, डेड सेल्स को बॉडी में कभी नहीं रखा, वो फ्लश आउट करा जाएगा, उसको या तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर करा जाएगा। यहाँ जो है वो वेजाइना के थ्रू यूटेराइन कैविटी से ये बाहर करा जाता है और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं। दिस ब्लीडिंग कंटिन्यूज 4 to 5 days एंड क्लॉटिंग डज नॉट अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, वैसे जहाँ कहीं आपकी बॉडी में ब्लड रिलीज शुरू होता है तो थोड़े टाइम के बाद क्लॉट बन जाता है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, ये भी तो एक ऑर्गन ही है एंड ऑक्सीजन वहाँ पे जा रहा है, वेजाइनल एक पूरा एक ट्रैक है, ऑक्सीजन जाता है एंड बट यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है एक फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से। फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम कैन ब्रेक द फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिनोजन क्या है, जो पूरा नेटवर्क बनाता है ब्लड क्लॉटिंग, फाइब्रिन का नेटवर्क बनता है ना ब्लड क्लॉटिंग में, जिसमें वो ब्लड सेल्स आके रुकती हैं, फंसती हैं, फिर वो क्लॉट बनता है। तो फाइब्रिनोजन ही नहीं बनने देगा, फाइब्रिनोजन को ही डीजनरेट कर देगा। तो फाइब्रिन का नेटवर्क कौन बनाएगा, जब फाइब्रिन का नेटवर्क नहीं तो क्लॉट कहाँ बनेगा, इसलिए क्लॉट नहीं बनता है। और एवरेज लगभग 40 to 80 ml ब्लड लॉस होता है हर साइकिल में, हर मेंस्ट्रुएशन में लगभग इतना ब्लड लॉस होता है, इसलिए ब्लड वॉल्यूम कम होता है। ये तो हो गया इनिशियल फेज ऑफ द ब्लीडिंग फेज। इसका जो एंड फेज होता है, मतलब कंप्लीशन वाले दौर में जब भी हम ये पहुंचते हैं, मतलब 4th या 5th डे पर, तो क्या होता है, टर्मिनल स्टेज में GnRH, FSH, LH का सिक्रीशन बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, जो हार्मोनल कंट्रोल है वो नेगेटिव फीडबैक से इनके भी कंट्रोल होता है। इसका कंसंट्रेशन कम हुआ तो मतलब ये जो एग का मींस एग खत्म हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन कम हुआ, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हुआ, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। मींस अब कम होगा, ज़्यादा होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट, तो इनका सिक्रीशन कम हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा आपको ये देखो, हार्मोनल कंट्रोल जैसा मेल का था वैसा यहाँ भी है। हाइपोथैलेमस GnRH सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी को LH एंड FSH सिक्रीट करता है एंड देन ये ओवरी पे क्या कराता है, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू कराता है एंड एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन, प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल डाउन जाएगा। जैसे से इनका सिक्रीशन बढ़ता है, जैसे से इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये नेगेटिव फीडबैक डालता है और इनका सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनका कंसंट्रेशन कम होगा तो पॉजिटिव फीडबैक पड़ेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा ब्लड में, तो इनके ऊपर क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इनका सिक्रीशन बढ़ने लगता है। तो यही यहाँ पे लिखा है। एंड ऑफ द साइकिल जो है वो आप एंड ऑफ द फेज की अगर हम बात करें तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, नेगेटिव फीडबैक ऑफ द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि इस साइकिल के इनिशियली में ये दोनों हार्मोन्स का कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुका होता है। तो अब ये हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ा तो लगभग, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल, कितने, 6 to 12। आपको मैंने क्या बोला कि इनके प्यूबर्टी पे 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल एक ओवरी में होते हैं, लेकिन
एग रिलीज करता है कितना, एक फीमेल 450। तो हर साइकिल में इस 60 to 80,000 का 6 से 12 फॉलिकल फर्दर डेवलपमेंट में चाहता है। फर्दर डेवलपमेंट मीन्स ओवेरियन फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है उनमें एंटर करता है। 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल आर स्टिमुलेटेड एंड स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। हाँ, सेकेंडरी फॉलिकल, बात समझ आई? उनमें से एक ही सक्सेसफुल होगा, एक ही सक्सेसफुल होगा और सारे डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन हर साइकिल में कितना, 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स आर स्टार्ट टू हाँ फर्दर डेवलपमेंट। वो आगे का डेवलपमेंट वो पूरा नहीं करते, करता कोई एक है, एक एग तब जाके रिलीज होता है। एंड जो यूटराइन ब्लीडिंग है यूट्रस में वो धीरे धीरे कम हो जाती है या फिर रुक जाती है इस 4-5 दिन के मीन्स 4 वो 4-5 डे तक, वो बिल्कुल लगभग थोड़ा बहुत या फिर लगभग स्टॉप